रंटारो एक ऐसा लड़का था जो दिखने में इतना बुरा था कि हर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब गॉड ऑफ लव उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि उसकी 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी, लेकिन अगर वो उन सबके साथ रिश्ता नहीं बनाएगा तो वो सब मर जाएंगी। आज रंटारो के ग्रेजुएशन का दिन था। स्कूल खत्म होने से पहले रंटारो उस लड़की के पास जाता है जिसे वो हमेशा से पसंद करता था। वो हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देता है। वो उम्मीद करता है कि शायद आज किस्मत चमक जाए, लेकिन लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि रंटारो जैसी बेकार जिंदगी वाले लड़के के साथ वो कभी नहीं रह सकती। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। बाद में रंटारो मंदिर जाता है और लव ऑफ गॉड से प्रार्थना करता है। वो उनसे गुहार लगाता है कि उसकी जिंदगी में भी कोई प्यार करने वाला भेज दो। तभी अचानक लव ऑफ गॉड उसके सामने प्रकट हो जाता है। भगवान को सामने देखकर रंटारो डर के मारे उछल पड़ता है। थोड़ा शांत होने के बाद भगवान उसे बताते हैं कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात उसकी सोलमेट से होने वाली है, लेकिन रंटारो को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब भगवान उसे समझाते हैं कि जैसे ही वो अपनी सोलमेट से मिलेगा, दोनों के शरीर में एक जोरदार झटका महसूस होगा और दोनों तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भगवान उसे एक और बात बताते हैं जिसे सुनकर रंटारो के होश उड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उसकी एक नहीं बल्कि पूरे 100 सोलमेट्स होंगी। ये सुनते ही रंटारो भगवान को धमकी देता है कि अगर उनकी बात झूठ निकली तो वो मंदिर ही जला देगा। 1 महीने बाद रंटारो अपने नए स्कूल जा रहा होता है। तभी गलती से उसकी टक्कर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों से हो जाती है। उसी पल तीनों के शरीर में एक अजीब सा झटका महसूस होता है और दोनों लड़कियां तुरंत रंटारो पर फिदा हो जाती हैं। तभी उसे समझ आता है कि यही उसकी सोलमेट्स है। जब रंटारो उनकी मदद करने की कोशिश करता है, तब उनमें से एक लड़की हाकारी अचानक नाटक करने लगती है। वो कहती है कि उसका टखना मुड़ गया है और अब रंटारो को उसे उठाकर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर रंटारो रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी ही सोलमेट को चोट पहुंचा दी। हाकारी ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि कोई लड़का उसकी इतनी फिक्र कर रहा है जिससे वो अभी अभी मिली है। दूसरी लड़की कराने पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो भी तुरंत बोलती है कि उसे भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर रंटारो खुद को ही मारने लगता है। तब दोनों लड़कियां जल्दी से उठकर उसे रोकती हैं, लेकिन जैसे ही रंटारो को लगता है कि वो ठीक है, दोनों फिर से नीचे गिरकर दर्द का नाटक करने लगती हैं। इन्फर्मरी की तरफ जाते वक्त दोनों लड़कियां रंटारो को कसकर पकड़े रहती हैं, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। और उस वक्त रंटारो खुद को दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान महसूस कर रहा था। तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां से गुजरते हैं और स्कूल की एक मशहूर मान्यता के बारे में बात करते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई स्कूल के पीछे वाले गार्डन में 4 पत्तियों वाला क्लोवर देखकर किसी को प्रपोज करे तो वो दोनों हमेशा के लिए प्रेमी बन जाते हैं। ये सुनते ही दोनों लड़कियां तुरंत 4 पत्तियों वाला क्लोवर ढूंढने भाग जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रंटारो एक टीचर की कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में फंस जाता है। तभी वो दोनों लड़कियों को स्कूल के आंगन में 4 पत्तियों वाला क्लोवर ढूंढते हुए देखता है। उसे समझ आ जाता है कि वो दोनों ये सब उसके लिए कर रही हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने लगता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात कराने से होती है। रंटारो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। उसका ये छोटा सा जेस्चर देखकर कराने शर्मा जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे लूजर और निकम्मा भी बोलती है। तभी रंटारो को समझ आता है कि कराने एकदम सुंदर टाइप लड़की है। हालांकि जाते जाते वो उसे ड्रिंक के लिए धन्यवाद भी बोलती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। तभी अचानक हकारी वहां आ जाती है और रंटारो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रंटारो उसे भी एक ड्रिंक देता है, लेकिन हकारी सीधे ड्रिंक लेने के बजाय एक चालाक प्लान बनाती है। वो कहती है कि वो पूरी कैन खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले रंटारो आधी पी ले। रंटारो उसकी बात मान जाता है और ड्रिंक पी लेता है। अब जैसे ही हकारी की बारी आती है, इनडायरेक्ट किस के ख्याल से वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि पूरा ड्रिंक अपने ऊपर ही गिरा लेती है। अपने ऊपर ड्रिंक गिर जाने की वजह से हकारी उदास हो जाती है। तब रंटारो तुरंत अपना रुमाल निकालकर उसे देता है ताकि वो अपनी स्कर्ट साफ कर सके। किसी लड़के को अपने लिए इतनी फिक्र करते देखकर हकारी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वो तुरंत रंटारो से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ डेट करना चाहती है। ये सुनते ही रंटारो खुशी के मारे रोने लगता है, लेकिन तभी अचानक कराने वहां पहुंचती है और हाकारी को रंटारो के साथ देखकर जलने लगती है। उसे लगता है कि हाकारी रंटारो को उससे दूर ले जा रही है। गुस्से में कराने हाकारी पर भड़क जाती है। तभी हाकारी भी उसे छेड़ते हुए बोल देती है कि वो भी रंटारो को पसंद करती है। पहले तो कराने ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके दिल में रंटारो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, तब वो भी मान लेती है कि वो रंटारो से प्यार करती है और उसके बच्चों की माँ बनना चाहती है। अब दोनों लड़कियां अपने प्यार का इजहार कर चुकी थीं, इसलिए वो रंटारो से कहती हैं कि अब उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन रंटारो उनके बीच फैसला ही नहीं कर पाता। उस रात रंटारो फिर से मंदिर जाता है और प्यार के भगवान से सलाह मांगता है। वो पूछता है कि जिन लोगों की कई सोलमेट्स होती हैं, वो क्या करते हैं। तभी प्यार का भगवान शर्माते हुए सच बताता है कि बाकी लोगों की सिर्फ एक ही सोलमेट होती है, लेकिन रंटारो के जन्म के समय उससे गलती हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो जॉनी सिंस की मूवी देखने में बिजी था और गलती से उसने जितनी बार एक्साइटमेंट में रिएक्शन दिया था, उतनी ही सोलमेट्स रंटारो के हिस्से में लिख दी। लेकिन प्यार का भगवान उसे एक और खतरनाक बात बताता है। अगर कोई सोलमेट अपने प्यार के साथ नहीं रह पाती तो वो मर जाती है। ये सुनकर रंटारो बुरी तरह फंस जाता है। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो दोनों को अलग अलग सीक्रेटली डेट करे, लेकिन अगले ही पल वो खुद को मुक्का मार देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि किसी से अपने प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए वो उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहता था।
अगली सुबह रेंटारो बहुत थका हुआ और बुरी हालत में लड़कियों के सामने पहुंचता है और फिर पूरी ईमानदारी के साथ वो दोनों से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेंगी। करानी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो किसी के साथ शेयर होकर रिश्ता नहीं करेगी, लेकिन रेंटारो उसे समझाता है कि वो दोनों में से किसी एक को चुन ही नहीं पाया। वो दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें दुनिया की सबसे खुश लड़कियां बनाकर रखेगा। फिर अपनी बात साबित करने के लिए वो दोनों को एक 4 लीफ क्लोवर देता है और बताता है कि वो पूरी सुबह इन्हें ढूंढ रहा था। वो कहता है कि उसे लगा दोनों लड़कियों को उसका ये रोमांटिक जेस्चर जरूर पसंद आएगा, खासकर इसलिए क्योंकि कल वो दोनों ही इन्हीं क्लोवर्स को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। ये देखकर दोनों लड़कियों का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। हकारी प्यार में डूबी हुई आवाज में कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि रेंटारो एक साथ दोनों को डेट करे, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती है कि वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सुनने के बाद कराने भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो भी रेंटारो की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। रेंटारो फिर से दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें दुनिया की सबसे खुश लड़कियां बनाएगा और यहीं से शुरू होती है रेंटारो की पागलपन भरी हैरम जर्नी। अगली सुबह रेंटारो खुशी से पागल हुआ घूम रहा था। आखिर उसे एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स मिल चुकी थी और पता नहीं क्यों वो अपनी सारी खुशी एक खंबे को सुनाए जा रहा था। तभी दोनों लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं। कराने उससे पूछती हैं कि वो खंबे से बातें क्यों कर रहा था। तब रेंटारो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बस इस बात से बहुत खुश है कि अब वो दोनों को डेट कर रहा है। तभी हाकारी के मन में एक ख्याल आता है और वो रेंटारो का हाथ पकड़ लेती है। वो बस ये महसूस करना चाहती थी कि उसका हाथ कितना मजबूत है और ऐसा करते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रेंटारो भी कराने का हाथ थाम लेता है ताकि वो पीछे ना रह जाए। कराने ऊपर से तो बड़ी कड़क बनी रहती है, लेकिन अंदर से उसके दिल का हाल कुछ और ही होता है। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी स्कूल की तरफ चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। एक स्टूडेंट की जान पर बनी है। एक बुढ़िया उसके पीछे उसेन बोल्ट से भी तेज भाग रही है। हाकारी बताती है कि ये बुढ़िया वाइस प्रिंसिपल है, जो पहले एक बेहतरीन रनर हुआ करती थी। जो भी स्टूडेंट गलियारे में दौड़ते हुए पकड़ा जाए वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है, और सजा एक ऐसा फ्रेंच किस जो सुनकर ही रूह कांप जाए। हाकारी रेंटारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। जब रेंटारो बताता है कि नहीं, तो दोनों लड़कियां उसका पहला किस लेना चाहती हैं। लंच के वक्त हाकारी पहले मैदान में उतरती है और रेंटारो को अपना घर का बना ऑमलेट खिलाती है। जैसे ही वो एक निवाला लेता है उसकी आंखें भर जाती हैं। यार ये तो कमाल का है। कराने को जलन होती है और वो फौरन अपने घर के बने कुकीज निकालती है और इतनी बेसब्री से देती है कि रेंटारो की एक आंख लगभग जाते जाते बच जाती है। लेकिन जब वो खाता है तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। हाकारी वापसी करती है। अब वो पॉकी निकालती है, लेकिन शर्त यह है कि हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा। वो रेंटारो को मुंह से खिलाने लगती है। धीरे धीरे गिनहरी की तरह पॉकी को चबाते हुए उसके होठों के करीब आती जाती है। लेकिन कराने भी पीछे नहीं रहती। वो झटपट एक पॉकी से उसकी दूसरी आंख को निशाना बनाती है। रेंटारो की आंखें लाल हो जाती हैं। कराने तुरंत बहाना बनाती है, अरे इसे बुखार है, और उसे किस करने के लिए खींचती है ताकि बीमारी दूर हो जाए। उसी पल हाकारी उसे जोरदार धक्का देती है और कराने हक्की बक्की रह जाती है। हाकारी आगे बढ़कर रेंटारो के माथे को अपने होठों से छूने ही वाली होती है कि कराने बीच में आ जाती है। हाकारी फिर वही करती है और अब दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी रेंटारो समझ जाता है दोनों उसे किस करना चाहती हैं। वो उनसे सीधे पूछता है और दोनों मान लेती हैं, लेकिन तय नहीं कर पाती कि पहले कौन। रेंटारो मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है। वो समझाता है एक ऐसी तरकीब जिसमें एक लड़की को किस मिलेगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा किसे मिली। डाइस होंगे, आंखों पर पट्टी होगी और ईयरफोन्स होंगे। न उसे पता चलेगा कि वो किसे किस कर रहा है, न उस लड़की को। रेंटारो का मानना है कि इससे तीनों खुश रहेंगे और ईमानदारी की गारंटी के लिए वो तीनों एक पिंकी प्रॉमिस करते हैं। लेकिन पहली कोशिश में ही रेंटारो का हाथ ऐसी जगह पड़ जाता है जहां नहीं पड़ना चाहिए था और वो फौरन समझ जाता है कि ये हाकारी है। प्लान धरा का धरा रह जाता है। हाकारी धीरे से कहती है कि वो चाहे तो आगे जा सकता है, लेकिन रेंटारो एक मर्द की तरह अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है, नहीं, फिर से शुरू करते हैं। दूसरी कोशिश में रेंटारो कुछ करे पहले ही एक बिल्ला कराने के पास आता है। उसे कुछ स्मेल आती है और वो सीधे उसकी तरफ लपक पड़ता है। कराने को लगता है कि ये सब रेंटारो की हरकत है और वो उसे इतनी जोर से पीटती है कि बेचारे की हालत पतली हो जाती है। फिर से शुरुआत होती है। 1 कोशिश, 2 कोशिश, 3 कोशिश, हर बार पहले से बुरा हाल। तीनों थक कर हार मान लेते हैं। माहौल टेंस हो जाता है। कराने और हाकारी एक दूसरे पर दोष लगाने लगती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। रेंटारो से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी तक उसने किसी को किस नहीं किया। गुस्से में वो स्कूल के गलियारे में दौड़ लगा देता है ताकि वो बुढ़िया वाइस प्रिंसिपल उसके पीछे आए। वो जानबूझकर उससे पहला किस लेना चाहता है ताकि दोनों लड़कियों के बीच कोई जलन ना रहे। लेकिन इससे पहले कि वाइस प्रिंसिपल उस तक पहुंचे, कराने दौड़कर आती है और उसे पीछे खींच लेती है। तभी हाकारी चिल्लाती है, स्कूल इंस्पेक्टर आ रहा है, और वो बुढ़िया 9-2-11 हो जाती है।
उसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। माहौल शांत होने के बाद रेंटारो कहता है कि वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को लड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो उस बुढ़िया से किस लेने को तैयार था। लेकिन दोनों लड़कियां एक साथ बोल उठती हैं। उन्हें ये मंजूर नहीं कि रेंटारो अपना पहला किस यूं ही बर्बाद कर दे, चाहे किसी को भी मिले, लेकिन उसे बेकार नहीं जाने देंगी। एक दूसरे का साथ देखकर रेंटारो का दिल भर आता है। वो दोनों को गले लगा लेता है और एक नया आइडिया बताता है। छत पर जाकर वो कहता है, तीनों एक साथ किस करते हैं। दोनों लड़कियां पहले हिचकिचाती हैं, किसी लड़की को किस करना, ये क्या बकवास है। लेकिन रेंटारो की मोहब्बत में वो राजी हो जाती हैं और उस पल दोनों एक साथ रेंटारो को किस कर लेती हैं। अगले दिन तीनों लाइब्रेरी जाते हैं। हाकारी और कराने रेंटारो के लिए कुकिंग सीखने की किताबें ढूंढना चाहती हैं। तभी रेंटारो की नजर एक किताब पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां किसी और की उंगलियों से छू जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। उस लड़की के मन में एक तस्वीर आती है, एक राजकुमारी अकेली बंद महल में, जिसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जब रेंटारो उसके पास आता है तो सब कुछ बदलने लगता है। वो लड़की घबरा जाती है और किताब रेंटारो की तरफ छोड़ देती है। लेकिन रेंटारो धीरे से कहता है, नहीं, ये तुम लो। वो लड़की अपनी डायरी में लिखकर उससे बात करती है। रेंटारो फौरन समझ जाता है। तब पता चलता है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरी में उसकी एक खास शर्त है, वो यहाँ जोर से नहीं बोल सकती। वो इशारों से किसी और को बुलाने की कोशिश करती है जो रेंटारो की मदद कर सके। लेकिन रेंटारो कहता है, नहीं, मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ। वो उससे एक रोमांस नॉवेल मांगता है जिसमें किरदार तमाम मुश्किलों से गुजरकर अपनी खुशी हासिल करते हैं। वो लड़की समझकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है, लेकिन वो अपने साथ किताबों का एक पहाड़ लेकर आती है। रेंटारो हैरान रह जाता है तो वो लड़की शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, लेकिन रेंटारो मुस्कुरा देता है। उसकी इस दिलचस्पी और मेहरबानी को देखकर वो फैसला करता है कि वो सारी की सारी किताबें ले जाएगा। लेकिन फ्रंट डेस्क पर पता चलता है कि लाइब्रेरी कार्ड बनने में पूरा एक हफ्ता लगेगा। रेंटारो निराश होकर चल देता है। वो लड़की उसे जाते देखती है और उसे खुद बहुत बुरा लगता है। वो दौड़कर उसके पास आती है और अपनी निजी किताब उसे थमा देती है। फिर पहली बार वो उससे बोलती है, मेरा नाम शिजुका है, और बताती है कि वो दोनों एक्चुअली एक ही क्लास में है। उस रात रेंटारो शिजुका की दी हुई किताब पढ़ता है। कहानी है एक नाइट की जो एक राजकुमारी से मोहब्बत करता है। दोनों साथ मिलकर बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। उनकी जान पर भी आन आती है, लेकिन एक दिन राजकुमारी दूर चली जाती है। नाइट उसके पीछे भागता है और उसे जाने नहीं देता। रेंटारो कहानी में इतना खो जाता है कि उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि कहानी अधूरी है। कहानी वॉल्यूम 2 में जारी रहेगी। एक लाइन उसके दिल में बस जाती है, तकदीर को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। उसे याद आता है, गॉड ऑफ लव ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अगले दिन रेंटारो स्कूल में शिजुका के पास जाता है, किताब वापस करता है और उसके बैग में वॉल्यूम 2 देखता है। वो उससे मांग लेता है। उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए वो उसे वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक ला कर देता है। दोनों स्कूल पार्क में साथ बैठते हैं। शिजुका बताती है कि वो हमेशा से अपनी डायरी के जरिए बोलती आई है और कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं बना। फिर हिचकिचाते हुए कहती है, मुझसे दूर मत जाना, तुम मेरे लिए खास हो। रेंटारो से यकीन दिलाता है, कभी नहीं, और उससे वॉल्यूम 1 फिर से उधार ले लेता है। शिजुका के मन में रेंटारो के लिए एहसास पनपने लगते हैं। वो पहले से ज्यादा खुश और एनर्जेटिक लगने लगती है। यहाँ तक कि हेड लाइब्रेरियन को भी फर्क पड़ता है। वो पूछती है, लेकिन शिजुका बात टाल देती है। अगले 3 दिन शिजुका वॉल्यूम 3 लेकर उनके मिलने की जगह पहुंचती है, लेकिन रेंटारो नहीं आता। आखिर में वो स्कूल पार्क में जाती है और वो देखती है कि रेंटारो वहाँ है, हकारी और कराने के साथ। कराने उसके गाल पर किस कर देती है क्योंकि वो थका हुआ दिख रहा था। हकारी उसे सिर से हल्का धक्का मारकर जगाने की कोशिश करती है। रेंटारो हंसता है और दोनों को गले लगा लेता है। दूर से शिजुका ये सब देखती है और उसका दिल टूट जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो इंसानों से नहीं अपनी किताबों से बात करती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी एक बार कह दिया था कि वो उसे छोड़ देगी। उसका सीना भारी हो जाता है। वो सोचती है कि कोई उससे बात नहीं करना चाहेगा। वो लाइब्रेरी वापस आकर डेस्क पर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि शायद कोई आ जाए। तभी रेंटारो आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूला। वो उसके पास बैठता है और उससे स्मार्टफोन निकालने को कहता है। फिर उसे एक ऐप डाउनलोड करवाता है और एक फाइल भेजता है। शिजुका फाइल खोलती है और हैरान रह जाती है। उस किताब का पूरा वॉल्यूम 1, हर एक शब्द रेंटारो ने रात भर जागकर अपने हाथों से टाइप किया था, और वो ऐप एक टेक्स्ट टू स्पीच टूल था। अब वो किसी भी डायलॉग पर क्लिक करे, ऐप उसकी आवाज में बोलेगा। शिजुका कांपते हाथों से ऐप खोलती है, एक लाइन चुनती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रेंटारो चौंक जाता है, पूछता है, इसका क्या मतलब है? शिजुका और लाइंस क्लिक करती है। उसे जवाब नहीं चाहिए, वो बस चाहती है कि रेंटारो उसके दिल की बात समझ जाए। उसकी आंख से एक आंसू बहने लगते हैं। रेंटारो धीरे से उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन रेंटारो हकारी और कराने से मिलता है। वो उनसे शिजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत मांगता है। कराने का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है, तू कितना खुदगर्ज है, लेकिन हकारी का दिल पिघल जाता है। वो मुस्कुराती है। रेंटारो उन्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि उनकी इजाजत मांग रहा है। रेंटारो उन्हें शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा।
उन सभी के लिए एक बेहतर बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करेगा। जो मर्द औरतों को तकलीफ दे वो किसी प्यार के लायक नहीं। दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। रेंटारो सच में बदल गया है। शिजुका पास खड़ी होती है, घबराई हुई, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। अब रेंटारो की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और उसकी जिंदगी में 97 और लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। स्कूल की छत पर सब एक साथ लंच के लिए जमा होते हैं। रेंटारो शिजुका का सबसे परिचय कराता है। पहली नजर में हकारी और कराने को वो एकदम ऑर्डिनरी सी लड़की लगती है। वो पूछती है कि शिजुका को क्या पसंद है। रेंटारो बताता है कि शिजुका अपने स्मार्टफोन के जरिए बोलती है, जिसमें उसकी पसंदीदा सीरीज है। उसने उसमें वॉल्यूम 2 भी डाल दिया है और उन दोनों के नाम भी कहानी में जोड़ दिए हैं। शिजुका ऐप खोलती है। जब वो कराने को लेडी बुलाती है तो कराने को लगता है जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन रेंटारो समझाता है ये शिजुका का अपना अंदाज है और इसी में उसकी खूबसूरती है। फिर वो शिजुका की कुछ आदतें बताता है, जैसे पढ़ते वक्त उसके पाँव की उंगलियां हिलती हैं और दूसरी लड़कियों की भी। हकारी सोचते वक्त अपनी उंगली दांतों से दबाती है, जो रेंटारो को बेहद क्यूट लगता है। और कराने जब उसकी तारीफ सुनती है तो अपने बाल घुमाने लगती है। तीनों लड़कियां शर्मा जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई इतनी छोटी छोटी बातें नोटिस करता है और सच में उनकी परवाह भी करता है। तभी रेंटारो बड़े आराम से बताता है कि जब भी वो, हकारी और कराने एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनके बीच में कुछ हो जाता है। शिजुका ये सुनकर पूछती है कि क्या वो उनके साथ पहले से ही सब कुछ कर चुका है। रेंटारो पहले समझ नहीं पाता, फिर शिजुका अपने फोन पर सही डायलॉग चुनती है और उसे समझ आ जाता है। वो मान लेता है कि हाँ, हकारी और कराने दोनों के साथ वो सब कुछ कर चुका है और सबसे मेरा क्या मतलब है आप लोग भी समझ जाओ। शिजुका धीरे से जवाब देती है कि वो अपना किस शादी तक के लिए बचा कर रखना चाहती है। रेंटारो प्यार से समझाता है कि वो भी उसे किस करना चाहता है, लेकिन तभी जब वो तैयार हो, क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं है। खाना खाते टाइम हकारी और कराने बातें करते हुए अपने हाथों से रेंटारो को खिलाने लगती हैं। शिजुका अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो थोड़ी दूरी बनाए रखती है। रेंटारो कुछ नोटिस करता है। वो अपने बैग में हाथ डालता है और एक प्लेइंग कार्ड निकालता है। वो सबको कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, लेडी मेड। नियम सीधा है, जो हारेगा उसे जीतने वाला गुदगुदाएगा। जैसे ही तीनों लड़कियां सोचती हैं कि रेंटारो उन्हें गुदगुदाएगा, तीनों मन ही मन हारने की तैयारी कर लेती हैं। पहले राउंड में रेंटारो जीतता है, कराने हारती है। वो हंसी रोकने की पूरी कोशिश करती है, डिग्निटी बचाने की कोशिश, लेकिन आखिरकार खिलखिला ही जाती है। दूसरे राउंड में फिर रेंटारो जीतता है। इस बार हकारी हारती है। वो रेंटारो से कहती है कि वो उसे खास जगह गुदगुदाए, लेकिन कराने उसे रोक देती है। कराने के उलट हकारी खुलकर एंजॉय करती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा ही बहक रही है, वो खुद को रोक लेती है। तीसरे राउंड में एक बार फिर रेंटारो जीतता है और इस बार शिजुका हारती है। रेंटारो बहुत एक्साइटेड था कि वो उसकी हंसी सुनेगा, लेकिन जब वो उसे गुदगुदी करता है तो वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हंसती। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसकी जगह उसका मोबाइल फोन हंसने लगता है। रेंटारो हल्का सा मुस्कुराता है, पर अंदर से थोड़ा निराश हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी असली दिल से निकली हंसी सुनेगा। अब चौथे राउंड में कराने और हकारी मिलकर रेंटारो से बदला लेने की प्लानिंग करती हैं। दोनों चाहती हैं कि इस बार रेंटारो को गुदगुदी करके उसका असली रिएक्शन देखा जाए, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शिजुका ये राउंड जीत जाती है। अब रेंटारो को गुदगुदी करने की बारी उसकी होती है। बाकी सब लोग पूरा शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन शिजुका बस हल्के से उसे एक पोक करती है और तभी रेंटारो जोर से हंस पड़ता है। वो हंसी ऐसी होती है जैसे उसने बहुत समय बाद दिल खोल कर हंसा हो। गेम के बाद रेंटारो बहाना बनाकर कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और वहां से निकल जाता है, लेकिन असल में वो बाहर ही छुपकर सब सुन रहा होता है। अब वहां शिजुका अकेली रह जाती है, हकारी और कराने के साथ। कराने तुरंत शिजुका पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि वो बहुत चुप रहती है और गुदगुदी भी सही से नहीं करती, जैसे कुछ समझ ही ना हो। हकारी बीच में उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। तभी धीरे से बोलती है शिजुका। वो कहती है कि वो सबसे नई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो बाकी लड़कियों के सामने रेंटारो के साथ ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि उसे अब ये सब अजीब लगता है। हकारी मजाक में कहती है कि कराने को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो बस थोड़ी तेज दिमाग की है। ये बात सुनकर कराने और भड़क जाती है और वो हकारी को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देती है। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़े, शिजुका फिर से बीच में आ जाती है। वो हकारी से कहती है कि वो बहुत सुंदर, प्यारी और दिल जीत लेने वाली लड़की है। फिर वो कराने की तरफ देखकर कहती है कि वो भी बहुत कॉन्फिडेंट और एलिगेंट है। दोनों लड़कियां एकदम चुप हो जाती हैं, थोड़ा शर्मा जाती हैं क्योंकि उसकी बातें बहुत मीठी होती हैं। फिर शिजुका अपना सबसे बड़ा डर बताती है। वो कहती है कि उसे डर लगता है कि कहीं रेंटारो उसे इन दोनों से कंपेयर ना करने लगे। कराने का दिल नरम पड़ जाता है और वो कहती है कि शिजुका बहुत क्यूट है और उसे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। हकारी भी उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कराने बस थोड़ा गुस्सैल वाली है। वो आगे कहती है कि रेंटारो ऐसा लड़का है जो छोटी छोटी बातों को भी देखता है और हर एक को दिल से चाहता है। कराने फिर से जोश में आ जाती है और शिजुका से कहती है कि अब वो खुद को रोकना बंद करे। अगर उसे रेंटारो से कुछ कहना या करना है तो वो खुलकर करे। उधर रेंटारो असल में वॉशरूम गया ही नहीं था,
वो बाहर छुपकर सब सुन रहा था। वो शिजुका की उस छोटी सी गुदगुदी पर पहले ही बहुत खुश हो गया था और अब वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। रेंटारो वापस रूफटॉप पर आता है। कराने तुरंत बोलती है कि शिजुका की वो हल्की सी पोक गिनती नहीं होती, असली गुदगुदी करनी होगी। हकारी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। शिजुका थोड़ी हैरान होती है लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल हो जाती है कि दोनों उसे सपोर्ट कर रही हैं। वो धीरे से रेंटारो के पास जाती है और कहती है वो उसके साथ टंग ट्विस्टर खेलना चाहती है। वो मानती है कि उसने पहले झूठ बोला था और वो शादी तक इंतजार नहीं करना चाहती। असल में वो ये सब अभी करना चाहती है और अब उसे हिम्मत मिल गई है। रेंटारो मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। वो धीरे से उसके बाल सहलाता है, फिर उसके गाल को छूता है और उसे किस कर देता है। शिजुका एकदम लाल हो जाती है। हकारी मजाक में कराने को चढ़ाती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि अब शिजुका ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। फिर वो पूछती है कि क्या कराने को जलन नहीं हो रही। कराने मना कर देती है लेकिन उसे कुछ तो महसूस होता है। फिर हकारी रेंटारो के पास जाती है और हल्के से कहती है कि वो भी उसे थोड़ा प्यार दे। फिर वो धीरे से पूछती है कि क्या वो उसके लिए काफी है। रेंटारो मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसकी नजरों में बहुत खूबसूरत और प्यारी है। हकारी खुश हो जाती है और उसके करीब आ जाती है। अब कराने सब देख रही होती है। वो कहती तो है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन हो रही होती है। वो हल्के हल्के इशारे करती है ताकि रेंटारो उसे भी नोटिस करे। रेंटारो समझ जाता है और उसे गले लगा लेता है। कराने शर्म से हल्का सा उसे मारती है जब वो उसे सुपर डुपर क्यूट कहता है। फिर रेंटारो कहता है कि वो उसे भी किस करना चाहता है। कराने भी मान जाती है और दोनों किस कर लेते हैं। अब तीनों लड़कियां रेंटारो के साथ एक एक करके जुड़ चुकी होती हैं। रेंटारो आसमान की तरफ देखता है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो क्या सोच रहा है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि अब उसके पास वो तीनों है। कुछ हफ्तों बाद कराने, हकारी और शिजुका स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी होकर रिजल्ट बोर्ड की तरफ देख रही होती हैं। सब लोग रेंटारो का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपना फोन लेने वापस क्लासरूम गया होता है। उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताई हुई ढेर सारी यादें भरी पड़ी थी। फोटोज, चैट्स और वो छोटे छोटे पल जिन्हें वो हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहता था। जब रेंटारो क्लासरूम में पहुंचता है तो वहां उसे सफेद बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था नानो। वो चुपचाप बैठकर अपना असाइनमेंट कर रही होती है। रेंटारो कैजुअली उससे पूछता है कि क्या वो भी रिजल्ट देखने जाने वाली है। नानो बिना कोई भाव दिखाए सीधा जवाब देती है कि रिजल्ट देखने जाना उसके लिए टाइम की बर्बादी है क्योंकि उसे पहले से पता है कि टॉप वही करने वाली है। और तभी कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। उस पल जैसे हवा ही बदल जाती है। दोनों के बीच बिना कुछ बोले एक अजीब सा एहसास गुजरता है जैसे उनकी आत्माओं के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ गया हो। रेंटारो के दिल के अंदर अचानक एक तेज सा झटका महसूस होता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है नानो भी उसकी एक और सोलमेट है। उस अजीब सी फीलिंग के बाद भी रेंटारो मुस्कुराकर नानो को अपने साथ रिजल्ट देखने चलने के लिए कहता है लेकिन नानो मना कर देती है। इसके बाद रेंटारो रिजल्ट बोर्ड की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वो सबके साथ रिजल्ट देखने लगता है। हकारी की रैंक 25 आती है। शिजुआ 44वें नंबर पर होती है। कराने 87 रैंक हासिल करती है और उसके ठीक नीचे 88वें नंबर पर रेंटारो होता है। लेकिन सबसे ऊपर जैसा सबने सोचा था नानो का नाम चमक रहा होता है। हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नंबर। रेंटारो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या वो लोग नानो के बारे में कुछ जानती हैं। तब उसे पता चलता है कि नानो सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं है बल्कि लोग उसे एक हाइपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लड़की मानते हैं। ऐसी लड़की जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। बाद में बायोलॉजी की क्लास में रेंटारो की जोड़ी नानो के साथ बनती है। रेंटारो बार बार उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी शांत आंखें, उसका रहस्यमय चेहरा और उसका ग्रेसफुल अंदाज सब कुछ रेंटारो को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन तभी वो खुद को संभालता है और मन ही मन कहता है कि उसे ज्यादा सिम्प बनने की जरूरत नहीं है। रेंटारो खुद जाकर माइक्रोस्कोप लेने की जिम्मेदारी लेता है। नानो बस चुपचाप सिर हिला देती है। जब दोनों साथ में काम शुरू करते हैं तो रेंटारो अपने मन में नानो की तुलना अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से करने लगता है। जहां कराने, हकारी और शिजुका काफी प्यारी, चंचल और एक्सप्रेसिव है, वहीं नानो की शांति और उसका अलग अंदाज उसे किसी ग्रेविटी की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। जब रेंटारो माइक्रोस्कोप लेके वापस आता है तो वो देखता है कि नानो सीधे नोटबुक से आंसर्स उतार रही है। रेंटारो प्यार से कहता है कि उन्हें एक्सपेरिमेंट खुद करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता है। लेकिन नानो उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि ये आंसर्स वैज्ञानिक पहले ही खोज चुके हैं, तो दोबारा एक्सपेरिमेंट करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तभी उनकी टीचर शक भरी नजरों से दोनों को देखने लगती है। रेंटारो थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से कहता है कि कम से कम एक्सपेरिमेंट ट्राई तो करना चाहिए। नानो मन मारकर मान जाती है और फिर दोनों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। रेंटारो प्याज काट रहा होता है लेकिन अचानक उसका हाथ कट जाता है। वो तुरंत अपना हाथ पकड़कर सिंक की तरफ भागता है और सोचने लगता है कि शायद उसे नर्स ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी नानो उसे रोक देती है। बहुत शांत चेहरे के साथ वो उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसकी उंगली अपने मुंह में लेकर धीरे धीरे जख्म को चाटने लगती है। रेंटारो पूरी तरह शॉक हो जाता है। नानो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाती है कि इंसानों की सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इतने छोटे कट के लिए नर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेंटारो का ध्यान उसकी बातों पर कम और नानो के चेहरे पर ज्यादा होता है। इतनी करीब से उसे देखकर
उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो उसकी खूबसूरत आंखों और चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद रेंटारो हॉलवे में नानो को रोकता है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन नानो जवाब देती है कि उसने ये सब सिर्फ डीले से बचने के लिए किया था। रेंटारो मुस्कुराकर कहता है कि वो उसका एहसान चुकाना चाहता है और शायद उसके साथ थोड़ा समय बिताकर उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है, लेकिन नानो फिर मना कर देती है। वो कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने सिर्फ 1 सेकंड ऐसा बिताया है जिसे वो मजेदार कह सकती है और वो उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती। उसके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स मायने रखते हैं। जो चीज भविष्य के किसी काम ना आए वो उसके लिए बेकार है। इसके बाद दोनों के बीच वैल्यू को लेकर बहस शुरू हो जाती है। रेंटारो कहता है कि जिंदगी सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं होती, उसमें फीलिंग्स और छोटे छोटे पल भी जरूरी होते हैं, लेकिन नानो उस बहस को बेकार कहकर वहीं खत्म कर देती है। वो वहां से चली जाती है और रेंटारो वहीं खड़ा सोचता रह जाता है कि क्या नानो सच में उसकी सोलमेट है भी या नहीं। उसी रात नानो अपने घर पर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन इस बार उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। बार बार उसके मन में रेंटारो का चेहरा आने लगता है, उसकी एक्सप्रेशन, उसका करीब आना और उसका हाथ पकड़ने का एहसास। ये सब सोचकर नानो हल्का सा शर्माने लगती है। वो खुद से ही परेशान हो जाती है। अपना ध्यान वापस पढ़ाई में लगाने के लिए वो पागलों की तरह पाई के डिजिट्स लिखना शुरू कर देती है, लेकिन इतने सारे मैथ के नंबर भी रेंटारो को नानो के दिमाग से निकाल नहीं पाते। अगले दिन क्लास में हमेशा की तरह बिना किसी इमोशन के नानो अचानक सीधा बोल देती है कि वो रेंटारो से प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप चाहती है। रेंटारो ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन अंदर से खुश भी हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि वो भी उसके लिए वही फीलिंग्स रखता है, लेकिन तभी नानो अचानक उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसने उसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि रेंटारो ने वो नहीं किया जिसकी उसे उम्मीद थी। उसके हिसाब से रेंटारो को उसे रिजेक्ट करना चाहिए था। रेंटारो हल्का सा हंसता है और कहता है कि वो 100 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नानो से प्यार करता रहेगा और नानो उसके फीलिंग से बच नहीं पाएगी। नानो उसके शब्दों को ध्यान से एनालाइज करने लगती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि रेंटारो की बातों में सच में कुछ अलग है, लेकिन अपने मन को दोबारा कंट्रोल करने के लिए वो फिर से पाई के डिजिट्स बोलना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद रेंटारो नानो को एक डेट पर चलने के लिए कहता है ताकि दोनों अपने फीलिंग्स को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सके, और अगले दिन दोनों एक थीम पार्क पहुंच जाते हैं। नानो को कैजुअल कपड़ों में देखकर रेंटारो हैरान रह जाता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी, लेकिन नानो पूरे पार्क को देखकर कहती है कि ये जगह पूरी तरह इलॉजिकल है। रेंटारो बस मुस्कुराकर उसकी बातों के साथ फ्लो में चलता रहता है। सबसे पहले दोनों हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। नानो तुरंत उसे क्रिटिसाइज करने लगती है और कहती है कि भूत जैसी कोई चीज साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब बस कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेंटारो सच में डर रहा होता है। हर अंधेरे कोने और हर शैडो से वो घबरा जाता है। इसके बाद दोनों स्पिनिंग टी कप्स राइड पर जाते हैं। नानो को ये पूरी राइड बेकार लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि लोग बिना वजह घूमकर मजा कैसे लेते हैं। फिर दोनों मेज में जाते हैं, लेकिन वहां भी नानो कहती है कि मेज जैसी चीजें सिर्फ बेवकूफ लोगों के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि वो समय बर्बाद करती हैं। आखिर में दोनों फेरिस व्हील पर पहुंचते हैं और पहली बार नानो के चेहरे पर डर दिखाई देता है। उसे ऊंचाई से डर लगता था। रेंटारो धीरे से उसके पास बैठ जाता है और चुपचाप उसका साथ देता है। नानो डर के मारे उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और राइड खत्म होने तक उसे छोड़ती नहीं। राइड खत्म होने के बाद दोनों पूरे दिन की फोटोज देखने लगते हैं जो रेंटारो ने खींची थी। नानो फिर वही कहती है कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और ये पूरा दिन उसके लिए बेकार था। रेंटारो हमेशा की तरह शांत रहता है। वो फोटोज को जलाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जैसे ही फोटोज आग में मुड़ने लगती हैं, नानो तुरंत उन्हें वापस खींच लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। असल में उन यादों का मतलब उसके लिए था, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे बताना है। रेंटारो प्यार से कहता है कि जिंदगी को असली मतलब ऐसे ही छोटे छोटे पलों से मिलता है। आखिरकार नानो उसकी तरफ देखकर मान लेती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। वो जिंदगी के उस हिस्से को महसूस करना चाहती है जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब रेंटारो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो नानो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और दोनों एक गहरा किस शेयर करते हैं। नानो धीरे से कहती है कि वो अपनी सारी इच्छाएं उसके साथ पूरी करना चाहती है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर साथ में घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल की रूफटॉप पर रेंटारो अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से नानो की मुलाकात करवाता है। वो सबसे परमिशन मांगता है कि क्या वो नानो को भी अपने हैरम में शामिल कर सकता है। ये सुनते ही कराने गुस्से में चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे जो करना है वो करे। वहीं हकारी और शिजुका काफी शांत रहती हैं। दोनों कहती हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बस रेंटारो उन्हें पहले की तरह प्यार और रिस्पेक्ट देता रहे। रेंटारो खुश होकर मुस्कुराता है और कहता है कि अब सबको कहीं साथ घूमने जाना चाहिए ताकि सब एक दूसरे के और करीब आ सके। लेकिन हकारी तो पहले से ही तैयार थी। वो तुरंत अनाउंस करती है कि सब लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद
कराने स्विम सूट स्टोर में खड़ी होती है। वो थोड़ा इरिटेटेड थी क्योंकि हकारी ने अचानक स्विमिंग पूल जाने का प्लान बना दिया था। कराने काफी देर तक स्विम सूट चुनने में लगी रहती है। आखिरकार उसे एक बहुत प्यारा स्विम सूट पसंद आता है, लेकिन पहले वो हिचकिचाती है। उसे लगता है कि शायद वो उसमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तभी वो इमेजिन करती है कि रेंटारो उसे उस स्विम सूट में देखकर क्या रिएक्शन देगा। बस यही सोचकर वो उसे खरीद लेती है। फिर पूल वाले दिन हकारी, शिजुका और नानो अपने स्विम सूट्स में रेंटारो के सामने आती हैं। उन्हें देखकर रेंटारो पूरी तरह दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद इसी वजह से लड़के इतनी बकचोदी करते हैं।